नमस्कार, आदाब दोस्तों। न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। संभल हिंसा, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी रिपोर्ट में यह आंकड़ा 4 है। वो इसलिए क्योंकि एक के परिजन ने बिना पोस्टमार्टम के लाश को दफन कर दिया, इसलिए सरकारी रिपोर्ट में उनका जिक्र नहीं है, यानी ये आंकड़े 4 है। लेकिन इस हिंसा में अब तक 5 लोगों की जानें जा चुकी है। 24 नवंबर को यह हिंसा भड़की और आज लगभग 27 नवंबर है, यानी 3 दिन से संभल में इंटरनेट बंद है। कर्फ्यू जैसा माहौल है, स्कूल कॉलेज वगैरह सभी बंद थे, लेकिन आज से वहाँ स्कूल खुलेगा ऐसा शायद आदेश आया। सवाल उठता है कि संभल की जो ये हिंसा हुई, इस हिंसा के जिम्मेदार कौन? सरकार, पुलिस प्रशासन, स्थानीय लोग, मस्जिद कमेटी, हिंदू पक्ष या फिर जुडिशियरी मतलब अदालतें? कौन है इस हिंसा के जिम्मेवार? इस 3 दिन के दौरान आपने भी सोशल मीडिया और मीडिया हाउसेज में कई तरह के शो देखे होंगे, कई तरह के बयान देखे होंगे, जिसमें कोई मीडिया चैनल इस पक्ष को जिम्मेवार ठहरा रहे तो कोई मीडिया चैनल पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे तो कोई मीडिया चैनल उस पक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे इस पूरी घटना को लेकर। यानी कहने का मतलब कि अगर आप सभी न्यूज चैनल को देखते हैं तो आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा कि वहाँ एक्चुअली हुआ क्या और इस पूरे घटना के असल में जिम्मेवार कौन है, कौन लोग इस 5 लोगों की मौत के जिम्मेदार होंगे। यानी हर मीडिया हाउसेज इस खबर को हर तरह से दिखा रही है। यहाँ पर हमें वो एक फेमस डायलॉग किसी मूवी का याद आया, जिसमें कहता है कि हमारा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है, लेकिन हमारी मीडिया सच दिखाने से पहले अपने मालिक को देखती है। यानी कहने का मतलब कि हमारी जो देश की मीडिया है उसका ये हाल है कि आप उसे देखकर आप सच तक नहीं पहुंच सकते। चलिए, तो आज हम अपनी इस वीडियो में उन सभी एंगलों पर चर्चा करेंगे जिसके कारण ये घटना हुई और इन 5 लोगों की जानें चली गई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस घटना की शुरुआत 19 नवंबर से होती है। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन अदालत पहुंचते हैं, जिला अदालत, और जिला अदालत में ये दावा करते हैं कि जो संभल की शाही जामा मस्जिद है ये हरिहर मंदिर था। हरिहर मंदिर को मुगल बादशाहों ने तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई है। इस याचिका को संभल की अदालत ने स्वीकार कर लिया और कुछ ही देर बाद वहाँ सर्वे कराने के आदेश पारित किए और सर्वे को लेकर एक एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया। यहाँ पर अदालत के फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमारे देश की जो न्यायिक प्रणाली है, मतलब इसमें कहा जाता है ये इतनी धीमी है कि किसी भी चीज़ का फैसला या कोई भी आदेश आने में सालों साल लग जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में रेप जैसी घटना का फैसला आने में, आदेश आने में सालों लग जाते हैं। लेकिन अदालत को इतनी क्या जल्दी थी कि जिस दिन याचिका डाली गई दूसरे पक्ष को बिना सुने हुए उसी दिन सर्वे के आदेश दे दिए। थोड़ा इंतजार कर लेते, दूसरे पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका देते, उसके बाद सर्वे का आदेश पारित करते। लेकिन अदालत उसी दिन याचिका दायर की गई, याचिका को स्वीकार भी कर ली, सर्वे के आदेश भी पारित कर दिए। और उसी दिन सर्वे के आदेश पारित होने के बाद डीएम, एसपी और जो एडवोकेट कमिश्नर है और मतलब कि हिंदू पक्ष के वकील सब लोग सर्वे करने वहाँ पहुँचे। 2 घंटा के करीब वहाँ सर्वे हुआ। उस समय भी थोड़ा सा माहौल गड़बड़ाया, लेकिन सब कुछ शांत रहा और सर्वे कंप्लीट होने के बाद वहाँ से सर्वे की टीम चली गई और सब कुछ ठीक। लेकिन 24 नवंबर को सुबह फिर डीएम, एसपी और पुलिस प्रशासन समेत इस सर्वे की टीम फिर सर्वे करने पहुँची। इसे देखकर लोग चौंक गए कि एक बार जब सर्वे हो चुका है तो फिर ये सर्वे क्यों करने आए, और इस सर्वे की रिपोर्ट तो 29 नवंबर को सबमिट करनी है, तो फिर अदालत के बगैर आदेश के ये दूसरी बार सर्वे करने क्यों आए? यहाँ पर संभल के जो जिला प्रशासन है यानी कि डीएम के ऊपर सवाल उठते हैं कि अगर एक बार सर्वे किया गया और सर्वे में फुटेज सही से नहीं आ पाए या वो सर्वे सही से कंप्लीट नहीं हो पाया तो आपको 29 नवंबर तक का इंतज़ार करना चाहिए। वो जो पक्ष है जिन्होंने सर्वे किया या करवाया वो अदालत के सामने रखते कि हमने जो सर्वे करने गए हम सही से फुटेज नहीं ले पाए, रात का समय हो गया था, हमें एक और आदेश देना चाहिए। तो जिला अदालत के आदेश का इंतज़ार न करते हुए जिला प्रशासन यानी डीएम ने खुद ही दोबारा सर्वे का आदेश दे दिया। तो यहाँ पर डीएम के दोबारा सर्वे करने के आदेश को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये डीएम इस तरह के आदेश क्यों दिए, जब एक बार सर्वे हो चुका था। दोबारा सर्वे का आदेश जिला अदालत की ओर से आना चाहिए था। अदालत में आप अपनी बात रखते, हिंदू पक्ष अपनी बात रखते कि हमने जो सर्वे करने गए शाम का समय हो गया था, फुटेज सही से नहीं हो पाए या जो भी प्रॉब्लम था हमें एक बार और मौका दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 29 नवंबर तक इंतज़ार नहीं किया गया। संभल के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके आदेश पर 24 नवंबर को सुबह सर्वे की टीम सर्वे करने पहुंची। यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि दूसरी बार जब सर्वे की टीम सर्वे करने पहुंची
तो जो स्थानीय लोकल लीडर है उसको कॉन्फिडेंट में क्यों नहीं लिया, उसको भरोसे में क्यों नहीं लिया कि हम दोबारा सर्वे करने आ रहे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम लोग पहली बार जो सर्वे करके गए वो रात का थोड़ा अंधेरा हो गया था, फुटेज सही से नहीं ले पाए, हम लोग फिर से सर्वे करना चाहते, फिर से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना चाहते हैं। यहाँ पर दो तरह की बात निकल के आती है। एक तो जो सर्वे की टीम है या जिला प्रशासन, उनकी ओर से कहा गया कि वहाँ के जो विधायक है और मस्जिद कमेटी है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था 23 नवंबर को रात को कि हम कल सर्वे करने आएंगे। दूसरी तरफ जो विधायक है और जो मतलब कि मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष है उनका कहना हुआ कि हमें काफ़ी देर से इन्फॉर्मेशन मिली। यानी यहाँ पर जिला प्रशासन के दावे कुछ अलग है और मस्जिद कमेटी है या विधायक है उनके दावे अलग है। वो कह रहे हैं कि हम समय पर उन्हें इन्फॉर्म कर दिए थे और मस्जिद कमेटी करे कि हमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी देर से दी गई। जब सर्वे करने की टीम पहुंची तो सर्वे की टीम को देखते ही लोगों में काना खुशी शुरू हो गया कि एक बैग सर्वे करने क्यों आ गए, एक बार जब सर्वे हो चुका है तो दोबारा सर्वे करने क्यों आए, इस तरह के सवाल उन सब में के मन में घूमने लगे। धीरे धीरे लोगों की इकट्ठा भी होने लगे और लगभग 8:30 बजे या 9 बजे की घटना है कि जो डीएम के आदेश पर या वहाँ पर एडवोकेट कमिश्नर उनके आदेश पर जो वजूखाना है उस वजूखाने को पानी को खाली करने को कहा गया कि इसको खाली कीजिए, इसका वीडियोग्राफी और फोटो लिया जाएगा। जैसे ये पानी खाली किया गया ना तो बाहर नाला में पानी निकला, तो एक मतलब मैसेज ये फैल गया कि जो सर्वे की टीम है वो मस्जिद में खुदाई कर रही है। लोग प्रशासन या जो सर्वे करने वाली टीम से पूछने लगे कि ये पानी क्यों बहाया जा रहा है, ये पानी किस लिए बहाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष है और एडवोकेट है जफर अली का कहना है कि लोग जब प्रशासन से पूछे सवाल कि ये पानी क्यों बहाया गया, ये पानी क्यों बह रहा है बाहर मस्जिद के बाहर, तो इस पर प्रशासन ने कहा कि अगर तुम सवाल करोगे तो हम लाठीचार्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे, गोली चलाएंगे। और इसी बात पर वहाँ पर झड़प होने लगी, मतलब कि माहौल बिगड़ने लगा, फिर पथराव होने लगे और फिर मतलब कि हिंसा रूप ले लिया। यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि मेरी ओर से गोली नहीं चलाई गई, यानी हमारे गोली से इन 5 लोगों की मौत नहीं हुई। लेकिन कई ऐसे वीडियो है सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, आपने भी सोशल मीडिया चलाते होंगे या सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि पुलिस की ओर से फायरिंग की जा रही है, ये बात देखी गई उस वीडियो में। वही मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष का कहना हुआ कि अगर ये लोग अपने गोली से ही घायल होते तो ये लोग गोली आपस में क्यों चलाएंगे, गोली चलाते तो पुलिस पर चलाते और पुलिस घायल होते, पुलिस मारे जाते। इन लोगों की मौत पुलिस के गोली से हुई है। दूसरी बात की मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ने एक और बात कही कि पुलिस न सिर्फ अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाए बल्कि अपने जो प्राइवेट मतलब कि गन लेके आए थे या प्राइवेट जो भी कहिए जो देशी हथियार होते उस हथियार से भी हमला किया। इसके अलावा पुलिस ने खुद अपने वाहन को तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष के इस तरह के दावे के बाद पुलिस प्रशासन या कहिए डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस सारे दावे का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हमने गोली नहीं चलाई है, हमने सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन कई वीडियो में उनके गोली चलाने के तथ्य सामने आए हैं। और इन पर जब बीबीसी ने सवाल पूछा तो कहा कि ये जाँच होने दीजिए, जाँच के बाद हम इस पर कोई बात कह पाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है इसमें तो गाड़ी किसने जलाई, गाड़ी की तोड़फोड़ किसने की, ये वीडियो में तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस की ओर से गोली चलाई जा रही है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। यानी कि यहाँ पर मस्जिद कमेटी के बयान कुछ और आ रहे हैं और क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान कुछ और आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने लगभग वहाँ 8000 के करीब लोगों पर FIR दर्ज कर लिया, जिसमें संभल के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क सपा से आते हैं उन पर भी, विधायक पर, विधायक के बेटे पर और अन्य स्थानीय लोगों पर लग। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो पूरा घटना हुआ 19 नवंबर को वो कोर्ट गए, 19 नवंबर को आदेश पारित हुआ, 19 नवंबर को सर्वे हुआ, फिर 24 नवंबर को सर्वे हुआ और 24 नवंबर के सर्वे के दौरान स्थानीय लोग और प्रशासन में झड़प हुई। प्रशासन कह रहे कि हम गोली नहीं चलाए, लेकिन वीडियो में देखा गया कि प्रशासन ने गोली चलाया और स्थानीय लोग मस्जिद कमेटी का कहना है कि प्रशासन ने गोली चलाई और उस गोली से 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें कैफ, आर्यन और नईम और एक का नाम रोमान है। तो ये 5 लोगों की मौत हुई। इस तरह के घटने के पीछे कोई राजनीति छुपी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक बार जब सर्वे 19 नवंबर को हो चुके थे तो 24 नवंबर को जिला के जो मजिस्ट्रेट है मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के आदेश पर ये सर्वे क्यों हुआ? क्या ये डीएम का आदेश था या फिर ऊपर से सरकार, या ये जो कहा जा रहा आरोप लग रहा है कि भाजपा के नेता के आदेश पर इस तरह के सर्वे हुए हैं, तो क्या उनके आदेश पर ये सर्वे हुआ था?
और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज संभल में जो हिंसा हुई है, ये संभल में जो घटना हुई है, इस तरह की घटना देश के अंदर और भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पूर्व न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक फैसला दिया था और उस फैसले के कारण ही आज संभल में ये घटना हुई है। जस्टिस चंद्रचूड़ का वो एक टिप्पणी या एक फैसला कहिए समझिए कि देश में इस तरह की और कई घटना हो सकते हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप जानते हैं 1990 का वो समय था जिस समय देश के अंदर इसी तरह से सांप्रदायिक माहौल काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर थी। एक तरफ लोग मतलब बाबरी मस्जिद गिराकर वहाँ मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भाजपा की यात्रा निकल रही थी और वो मतलब अयोध्या चलो जैसे नारे दे रहे थे। देश में काफ़ी सांप्रदायिक माहौल था। इसी बीच नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में एक कानून लाया और इस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि आज़ादी के दिन मतलब 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा मतलब दरगाह जो जिस रूप में था आगे उसी रूप में रहेगा। इसको तोड़कर या इसको बदलकर किसी और चीज़ बनाने का दावा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसे 1 से लेकर 3 साल तक का जेल की सज़ा हो सकती है। ये कानून तो देखकर कोई भी सभ्य समाज या कोई भी जो मतलब कि एक सेकुलर माइंडेड हो गए, जो काफ़ी रूप से धार्मिक रूप से प्रेरित नहीं हो गए, तो कहीं बहुत अच्छा कानून है भाई। पीछे अगर क्या गलती हुई नहीं हुई, किसने तोड़कर क्या बनाया नहीं बनाया, अगर इस तरह हम पिछले मैटर में उलझते रहेंगे तो फिर देश का डेवलपमेंट कब होगा, देश में विकास कब होगी, इकोनॉमी की बात कब होगी, ये तो इन्हीं सब बातों में उलझे रहेंगे। ये तो अच्छी बात है कि पिछला 1947 से पहले क्या हुआ, किसने तोड़कर क्या बनाया, कहाँ पर क्या था नहीं था। 1947 जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन जो ढांचा जिस फॉर्म में है आगे उसी फॉर्म में रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। देश के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना, यानी मूलभूत इकाई माना। बेसिक स्ट्रक्चर वो होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को संविधान के मूल ढांचा में अगर शामिल कर लेती है तो संसद चाह कर भी उसमें संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये तो स्पष्ट हो गया था कि अगर सरकार के पास मेजोरिटी भी आ जाए, कितने भी मतलब संख्या बल आ जाए, वो इस कानून को नहीं बदल सकती है। लेकिन फिर 2023 या 22 का समय था, ज्ञान वापी का मामला था। ज्ञान वापी को लेकर के 2022 या 23 में जिला अदालत में याचिका दायर की गई और जिला अदालत ने वर्शिप एक्ट जो 1991 है 1991 का, इसको मतलब कि दरकिनार करते हुए वहाँ सर्वे करने का आदेश दे दिए। इस मामले को लेकर जो मतलब मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष यही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सहारा लेते हुए या इसको आधार बनाते हुए कहा कि जिला अदालत ने जो सर्वे के आदेश दिए हैं ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और इस तरह का मतलब कि देश में कानून बन चुके हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी ढांचा जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में रहेगा, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें एक और बात बता दें कि उस समय जो बाबरी मस्जिद का केस वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेंडिंग था, यानी कि बाबरी मस्जिद वाले केस मैटर को इस कानून से अलग रखा गया। इसलिए बाबरी मस्जिद वाले जो मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो अलग बात है, लेकिन बाकी जो जितने विवाद है उन सबको इससे जोड़ कर रखा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठी और CJI चंद्रचूड़ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो यहाँ